करती हूँ। आज हम लोग ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, यानी कि शैक्षिक उद्देश्यों में ब्लूम का वर्गीकरण। तो ब्लूम साहब ने शिक्षा के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों को 3 पक्षों में बांटा। ठीक है, तो ब्लूम B.S. ब्लूम, ऐसे इसका पूरा नाम बेंजामिन ब्लूम है, जो कि अमेरिका के निवासी थे और इन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों का क्या किया, वर्गीकरण किया। तो B.S. ब्लूम को शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण का श्रेय जाता है। तो बेंजामिन ब्लूम ने 3 तरह के ज्ञानों पक्षों का आविष्कार किया, जिसमें कि ज्ञानात्मक पक्ष कॉग्निटिव डोमेन, भावात्मक पक्ष अफेक्टिव डोमेन, क्रियात्मक पक्ष साइकोमोटर डोमेन। इसे हम मनोविश्लेषणात्मक पक्ष भी कह सकते हैं। तो बेंजामिन ब्लूम ने 3 पक्षों को शैक्षिक उद्देश्यों के आधार पर बांटा। अब हम आगे स्टूडेंट देखेंगे कि ये जो ज्ञानात्मक पक्ष होते हैं, जिसको कि हम कॉग्निटिव डोमेन कहते हैं, तो इनके बारे में बेंजामिन ब्लूम ने किस तरह से इसे बांटा। तो चलिए अब हम लोग ये देखेंगे कि अगर ज्ञानात्मक पक्ष की बात आती है तो ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण ब्लूम ने 1956 में किया और यह मानसिक क्षमताओं से संबंधित है, यानी कि किसी भी बच्चे के शैक्षिक उद्देश्य उनके मानसिक क्षमता पर आधारित होते हैं, जिसके कारण वो क्या होते हैं, उन ज्ञानों को प्राप्त करता है। और ब्लूम के इस उद्देश्य को सरल से कठिन की ओर और शिक्षण अधिगम का निम्न स्तर से ऊंचे स्तर, यानी कि लो लेवल से हाई लेवल तक ले जाने के दृष्टिकोण में क्या होता है, आपका ये B.S. ब्लूम का ज्ञानात्मक पक्ष आता है। तो हम यहाँ क्या देखें कि B.S. ब्लूम का ये जो ज्ञानात्मक पक्ष, जो कि लो लेवल से हाई लेवल बच्चों के ज्ञानों को ले जाती है, तो ये हम देखेंगे, यानी कि किसी भी बच्चे का मेंटल लेवल अगर लो है तो उसके मेंटल लेवल को हाई किया जा सकता है, ये ज्ञानात्मक पक्ष से, कॉग्निटिव डोमेन से। तो ये जो हाई लेवल से लो लेवल हम कैसे जाएंगे, तो इसके लिए 6 पार्ट को हम याद रखेंगे, जिसमें कि सबसे पहला है मूल्यांकन, जो कि क्या है, इवैल्यूएशन। ठीक है, तो इवैल्यूएशन जो है पहला स्तर है, पहला भाग है। तो यानी कि किसी भी बच्चे के ज्ञानात्मक पक्ष को विकसित करने के लिए सर्वप्रथम एक शिक्षक को क्या करना होगा, बच्चे का मूल्यांकन करना होगा। उसके बाद बच्चे में संश्लेषण करना होगा, यानी कि नवीन वस्तुओं का खोज करने की जो है, यानी कि बच्चा कैसे सीखेगा या कैसे मतलब कि जानेगा, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, उनके हर प्रकार की बातों को खोजनी होगी। तो जिस प्रक्रिया को हम संश्लेषण कहते हैं, और खोज करके उनकी समस्याओं का जब समाधान करने की हम पहल करते हैं, तो उसे हम विश्लेषण यानी कि एनालिसिस करते हैं। और जब एनालिसिस हो जाता है, हम बहुत तरह से तर्क वितर्क पर उन बच्चे के समस्याओं को आधारित कर लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में बच्चे जो हैं सीख करके उन ज्ञानों का अनुप्रयोग करते हैं, यानी कि एप्लीकेशंस पर डिपेंड करते हैं। उसके बाद है, जब एप्लीकेशंस पर डिपेंड हो जाती है स्टूडेंट्स, तो बच्चे समझ और सूझ की प्रणाली को विकसित करते हैं और अंततः उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो हमने क्या देखा, फर्स्ट स्टेज
मजबूत करता है, साथ ही ये मानसिक क्षमताओं को भी विकसित करता है, यानी कि कमजोर बच्चे तीव्र मानसिक क्षमता वाले बच्चों में क्या हो सकते हैं, विकसित हो सकते हैं। चलिए अब हम लोग अगला देखेंगे, दूसरा है, तो सबसे पहली बात होती है कि जब भी ज्ञानात्मक पक्ष में हम देखेंगे कि ज्ञान का यानी कि बच्चों, इसमें बच्चों को ज्ञान जो है सो बच्चों को आंकड़ा यानी कि एक डेटा तैयार करना होता है, और ये डेटा जो है जिसे कि हम जानकारी कहते हैं, तो ये जानकारी को याद कराना, जानकारी को याद कराना यानी कि प्रीवियस नॉलेज से बच्चे को कोरिलेट कराना, ठीक है, बच्चे कितना जानते हैं और पहले से क्या सीखे हैं, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रत्यास्मरण यानी कि रिकॉल। तो बच्चे को रिकॉल करते हैं प्रीवियस नॉलेज से, और इसे कराने का क्या होता है, प्रयास किया जाता है। तो हम प्रीवियस नॉलेज से बच्चे को प्रत्यास्मरण करके जब विभिन्न प्रकार के तथ्यों को हम आधारित करते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, ज्ञान कहेंगे, ठीक है। चलिए अब हम अगले दूसरे नंबर की बात करेंगे। तो दूसरा नंबर में क्या है कि बोध, पहले क्या होता है, ज्ञान होता है, फिर बोध होता है। बोध होता है यानी जिसे कंप्रीहेंशन कहेंगे। तो ये कंप्रीहेंशन में इसमें बच्चे को जो ज्ञान कराया जाता है यानी जो भी अधिगम कराया जाता है, सिखाया जाता है, तो उससे बच्चे क्या करते हैं, समझ विकसित करेंगे। जैसे कि मान के चलिए कि किसी भी टॉपिक के मीनिंग को समझना और समझ करके अपनी समस्या का या उस टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम का व्याख्यान करना, ये सारी की सारी बातें जो है क्या कहलाएगी, बोध कहलाएगी। और तीसरा है अनुप्रयोग, तीसरा है अनुप्रयोग जिसे कि हम एप्लीकेशन कहते हैं। तो एप्लीकेशन यानी कि जब समझ करके क्या करते हैं, किसी भी वर्क को एक्टिविटीज पर आधारित करते हैं यानी अपनी समझ विकसित करके उसे अप्लाई करते हैं। तो इसमें क्या आता है, जो भी आपने आत्मसात किया यानी एसिमिलेटेड नॉलेजेस जो होते हैं, उस एसिमिलेटेड नॉलेजेस को क्या करते हैं, ज्ञान की परिस्थितियों के अनुसार यानी कि कोई भी बात हमने कितना सीखा और क्या सीखा और कितना जो है अन्य चीजों में हमें उन ज्ञानों का प्रयोग करना है, तो ये सारी बातें जो है स्टूडेंट हम यहाँ क्या देखेंगे कि उसको हम कहते हैं एसिमिलेशन, और सिचुएशन के अनुसार जो है उसे क्या करना, यूज करना, ठीक है। तो जैसे कि हम जांच करने की बात या अपने नॉलेज को दूसरे के समक्ष प्रदर्शित करने की बात या कोई भी कैलकुलेशन है, ये सारी बातों को जब हम क्या करते हैं यानी कि किस पे आधारित करेंगे, एप्लीकेशन पर आधारित करेंगे, तो इससे क्या होगा कि बच्चे जो है अच्छे से समझेंगे, ठीक है। चलिए अब हम अगला जो हमारा प्रकार है वो अगला प्रकार नंबर 4 में देखेंगे। तो नंबर 4 है आपका विश्लेषण। तो विश्लेषण क्या होता है, तो विश्लेषण को हम एनालिसिस इंग्लिश में कहते हैं। तो इसमें क्या है कि जो भी एसिमिलेटेड किए हुए, आत्मसात किए हुए जो भी ज्ञान को भिन्न भिन्न भागों में अलग करने की क्षमता होती है। जैसे कि बच्चा कुछ भी सीखा और उसको जो ग्रहण किया और ग्रहण करके, जैसे कि ग्रहण करके अलग अलग प्रॉब्लम के लिए जब हम यूज करते हैं तो हम विश्लेषण कहते हैं। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है और क्वेश्चन देने के बाद आप उसके आंसर को अलग अलग वे में क्या करते हैं, क्लियरिफाई कर लेते हैं, उसे समझा देते हैं, समझ लेते हैं। तो ऐसे तथ्यों और निष्कर्षों को जो है जो कि किस पे आधारित हो, अलग अलग विश्लेषणों पर आधारित हो, तो उससे क्या होती है, हमारी समझ ज्यादा विकसित होती है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, विश्लेषण बोलते हैं। चलिए अब हम लोग नंबर 5 की बात करते हैं, संश्लेषण। तो संश्लेषण में हम ये देखेंगे जिसको कि सिंथेसिस, संश्लेषण का होता है निर्माण करना, ठीक है। इसमें नए अर्थ पर जोर देकर, नए अर्थ यानी नई
मीनिंग पर क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है और जोड़ करके संपूर्ण बनाया जाता है। जैसे कि कुछ तथ्य हम कहीं से लिए, कुछ फैक्ट्स हम कहीं से लिए और सारी बातों को यानी कि अलग अलग इंफॉर्मेशन जब हम ले करके क्या करते हैं, किसी प्रॉब्लम को हैंडल करने में यूज करते हैं, तो वैसी स्थिति में यानी कि हमारी जो सूझबूझ जो अप्लाई होती है, तो उस प्रोसेस को हम सिंथेसिस कहते हैं। यानी कि कंसेप्ट एंड रूल्स के आधार पर उनमें कोई जब अपने अकॉर्डिंग कंसेप्ट निकालता है तो उसे हम संश्लेषण यानी सिंथेसिस कहेंगे। तो जैसे कि कोई भी टॉपिक पे जब आपको नॉलेज होता है तो आप क्या देते हैं, अलग अलग लॉजिक देते हैं, तर्क देते हैं। दूसरा क्या है, डिस्कशन जब होती है, प्रश्न उत्तर का जब वाद विवाद होता है तो उसमें भी आप अपने लॉजिक देते हैं और निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन वगैरह में भी क्या होते हैं, आप अपने कंसेप्ट और अपने नॉलेजेस के रूल्स के हिसाब से क्या करते हैं, अपने तर्क देते हैं। तो ये सारी बातें जो है वही बच्चा कर सकता है जो कि ज्ञानों को आत्मसात कर लिया है और उसे उपयोग करके उसे कई प्रकार के नवीन तथ्यों को बनाने और उसे समाधान करने की क्या की है, पहल कर ली है, या उसे मतलब कि कई तरह के तथ्यों को समाधान करने की उन्होंने क्या कर ली है, समझ विकसित कर ली है। तो इस प्रोसेस को हम सिंथेसिस कहेंगे। अब है नंबर 6 मूल्यांकन। तो मूल्यांकन में हम क्या देखेंगे स्टूडेंट, कि मूल्यांकन को हम इंग्लिश में जो है ऐसे इवैल्यूएशन कहते हैं, यानी कि मूल्यांकन यानी मूल्यों का अंकन करना। तो इसमें सीखे गए ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है, यानी कि बच्चा कितना सीखा या नहीं सीखा, ठीक है, और सीखा तो भाई उसको कितना अप्लाई कर रहा है। तो ये सारी बातें जो हैं हम किसके अकॉर्डिंग रखते हैं, मूल्यांकन के अकॉर्डिंग रखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, यानी कि कितना और क्या सीखा, बस इसको हमें देखना होता है। चलिए, तो ज्ञानात्मक पक्ष में हमने 6 भागों को अच्छे से वर्णन करके समझ लिया। अब है B.S. ब्लूम का दूसरा पक्ष, भावात्मक पक्ष, जिसको कि हम अफेक्टिव डोमेन कहते हैं। तो ये अफेक्टिव डोमेन होता क्या है, भावात्मक पक्ष यानी कि आपके इमोशन से रिलेटेड, यानी अफेक्शन से, सहानुभूति से रिलेटेड, ठीक है। तो इसमें वे सारे मैनर्स शामिल होते हैं जिनमें कि हम भावना से हैंडल करते हैं, यानी कि वे सारे तरीके होते हैं जिनको कि हम भावनात्मक तरीके से अपने इमोशन से, सिंपैथी से क्या करते हैं, हैंडल करते हैं, ठीक है। जैसे कि किसी की अगर तारीफ हो जाती है, तो तारीफ हो जाती है तो आपके इमोशन क्या होते हैं, प्रभावी होने लगते हैं, यानी आपका जो है मतलब कि पॉजिटिव थिंकिंग क्या हो जाती है और भी अधिक डेवलप होती है। आपका उत्साह में भी क्या होता है, आपके इमोशन क्या होते हैं, अधिक हो जाते हैं। प्रेरणा, जैसे कि कोई मोटिवेशन बातें या मोटिवेशन स्पीच आप सुनते हैं तो आपके अंदर का खून क्या होता है, मतलब कि चरम स्थिति पर होता है, यानी अगर आप निष्क्रिय हैं तो आप एकदम सक्रिय हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि कुछ भी जुनून, यानी कि कुछ भी करने का जो एक जुनून होता है वो आप में आने लगता है। तो ये सारी बातें जो होती है ना, तो ये सारे भावात्मक पक्ष हैं, यानी कि किसी के भावना को समझना या अपनी भावना को समझाना, ठीक है। तो ये भी B.S. ब्लूम का क्या है, शैक्षिक उद्देश्य है। तो इसमें भी क्या है कि ये शिक्षक और छात्रों के बीच बिल्कुल होना चाहिए। एक टीचर को बच्चे के हर भावनाओं को समझना चाहिए और बच्चे को भी टीचर के भावनाओं की जो है समझ रखनी चाहिए, ठीक है। तो जिससे कि हम दोनों एक दूसरे को, यानी कि शिक्षक और छात्र एक दूसरे को क्या करेंगे, विभिन्न प्रकार से समझेंगे और अपने प्रॉब्लम को
देना। ठीक है, तो पहला है आग्रहण, यानी कि बच्चा जब ज्ञान प्राप्त करता है तो उसको क्या करता है, यानी कि भावना से समझ करके उसे आत्मसात करेगा। आत्मसात यानी कि रिसीविंग यानी अटेंडिंग। ठीक है, और आत्मसात करके वो क्या करेगा, अपना रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, अपनी अनुक्रिया देगा कि हाँ हमने कितना सीखा या क्या नहीं सीखा, तो वो अपना जरूर क्या है रिस्पॉन्स देगा। और उसके बाद क्या है, बच्चे का क्या होगा, आकलन होगा, और जिसको कि उसकी वैल्यू हमें पता चलेगी। और नंबर 4 जो है ये है आपका ऑर्गेनाइजेशन, यानी अलग अलग बातों को जब आप सीखेंगे तो अलग अलग बातों को, तथ्यों को आप क्या करेंगे, एक प्रॉब्लम के लिए ऑर्गेनाइज करेंगे। और ऑर्गेनाइज करके आप क्या करेंगे, जैसे कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, नैतिक रूप से आप क्या करेंगे, उसे कोरिलेट करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है, और अंततः क्या होगा, अंततः जो है मूल्यों का चरित्रीकरण या विशेषीकरण होगा, यानी कि मूल्य यानी कि उनका जो वैल्यू जो हुआ है वो वैल्यू से रिलेटेड जो है उनका कैरेक्टर का फॉर्मेशन बिल्डअप हुआ है या नहीं हुआ है, तो वो एक खास रूप से क्या होगा, विकसित होगा, यानी कि कैरेक्टराइजेशन बाय अ वैल्यू और वैल्यू कॉम्प्लेक्सन, यानी कि भावना से मूल्यों के चरित्र का निर्माण होता है, उनका विशेषीकरण होता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो भावात्मक पक्ष में पहला हमने देखा आग्रहण यानी कि ध्यान देना। ठीक है, चलिए अब है तो ये जो बीएस ब्लूम का, अब हम लोग तीसरा पक्ष देखेंगे। तीसरा पक्ष है क्रियात्मक पक्ष, इसे हम मनोविश्लेषणात्मक पक्ष भी कहते हैं। मनोविश्लेषण यानी मन के अनुसार विश्लेषण करना। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि ये जो मनोविश्लेषणात्मक पक्ष है तो इसमें हम क्या देखते हैं कि इसमें शारीरिक हलचल, मोटर स्किल के क्षेत्र में आदि शामिल होते हैं, यानी कि जब आपके ज्ञान आपके भाव से कोरिलेट हो जाएंगे तो इसमें क्या होगा, तो बच्चा एक्टिविटी करेगा, यानी कि उनका मानसिक हलचल जो है वो क्या होगा, विश्लेषण पर आधारित हो जाएगा। ठीक है, तो इसे भी यानी कि क्रियात्मक पक्ष या मनोविश्लेषणात्मक पक्ष को भी ब्लूम महोदय ने क्या किया है, 6 भागों में बांटा है, जबकि हमने भावात्मक पक्ष को 5 भागों में बांटा और ज्ञानात्मक पक्ष को 6 भागों में बांटा। तो ठीक है, तो क्रियात्मक पक्ष और ज्ञानात्मक पक्ष दोनों के 6-6 भाग हैं, जबकि सिर्फ भावात्मक पक्ष के 5 भाग हैं। ठीक है, तो क्रियात्मक पक्ष के को जो है 6 भागों में बांटा है। तो 6 भाग कौन कौन है, तो जिसमें कि सबसे जो पहला भाग है वो है सहज क्रियात्मक अंग संरचना। ठीक है, तो हमने बोला कि सहज क्रियात्मक अंग संचालन, ठीक है, तो रिफ्लेक्स मूवमेंट, यानी कि जब आप किसी भी काम को क्रियात्मक पहलुओं पर आधारित करते हैं तो सहज क्रिया कि हाँ ये काम हो जाएगा, तो पहले सहज रूप से उससे क्या करते हैं, जुड़ते हैं। फिर उसके बाद आधारभूत, यानी कि जब इच्छा किए तो यानी कि ये सामान्य हुआ, सहज रूप से हुआ, सरल रूप से हुआ। फिर जब जुड़ जाते हैं तो फिर उसके फंडामेंटल वे से क्या होते हैं, कोरिलेट होते हैं कि भाई इस काम को करने के लिए हमें कौन कौन सा पहलू लेना होगा, कौन कौन सा तथ्य लेना होगा, जिससे कि हमारा काम आराम से हो जाए। तीसरा है शारीरिक योग्यताएं, फिजिकल एबिलिटी, यानी कि हर व्यक्ति की शारीरिक योग्यता जो होती है उनकी शारीरिक क्षमता पे निर्भर करती है, यानी कि जितनी आपकी फिजिकल कैपेसिटी होगी उतना ही आप क्या करेंगे, फिजिकल जो है एबिलिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, क्योंकि हर व्यक्ति का जो है शारीरिक क्षमता जो है उसे क्या करता है, एक्टिव या इनएक्टिव बनाता है। ठीक है, और कोई भी व्यक्ति एक समान रूप से
नहीं करता है, बल्कि हर व्यक्ति के अपने अपने करने का क्या होता है, शारीरिक क्षमता होता है। चौथा है आपका प्रत्यक्षीकरण योग्यताएं, जिसको कि हम परसेप्चुअल एबिलिटी कहते हैं। ये परसेप्चुअल एबिलिटी जो होता है, जब हम शारीरिक रूप से उस क्रिया को करने की कोशिश करते हैं, पहल करते हैं और वास्तविकता से जुड़ जाते हैं कि नहीं हमें ये काम करना है, तो ये है, इसी को कहते हैं परसेप्चुअल एबिलिटी। और जब हम करके सफल हो जाते हैं तो कौशल युक्त अंग संचालन यानी स्किल्ड मूवमेंट, यानी कि उसे एक सामान्य एक्टिविटी पर नहीं करते हैं, बल्कि उसके लिए हम क्या करते हैं, कई प्रकार के जो है पहलुओं को, कई प्रकार के तथ्यों को उस कार्य को करने के लिए कर देते हैं, ताकि हमारा कार्य जो है अन्य व्यक्तियों, अन्य मतलब कि बच्चों के अपेक्षा क्या हो सके, अच्छा हो सके, क्रिएटिव हो सके, ठीक है, प्रोग्रेसिव हो सके। तो इसलिए हमें वहाँ कौशल युक्त अंग संचालन का क्या करना पड़ता है, प्रयोग करना पड़ता है। उसके बाद लास्ट है आपका सुसंबद्ध या सांकेतिक संप्रेषण, जिसको कि नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन कहते हैं। तो ये जो नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन जो होता है स्टूडेंट, इसमें हम क्या करते हैं कि ज्ञानात्मक पहलू के सारे पक्षों को, भावात्मक पहलू के सारे पक्षों को और हम क्रियात्मक या मनोविश्लेषणात्मक पक्षों के सारे पहलू को क्या करते हैं, सांकेतिक रूप से यानी सिंबॉलिक रूप से कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, यानी इशारों में इसे क्या करते हैं, पहल करते हैं, ठीक है। यानी कि कोई भी तथ्य से हमें जोड़ना है तो हमारा माइंड जो है एक क्या करता है, हमें इशारा दे देता है कि नहीं ये काम ऐसे होगा, ठीक है। यानी कि माइंड का उस टेक्निक से या उस योग्यता से कनेक्ट होना ही क्या कहलाता है, इसे हम सुसंबद्ध सांकेतिक संप्रेषण करते हैं, जो कि आपके मस्तिष्क को वो क्या करता है, बताता है कि कौन सा मतलब कि काम जो है कैसे हम करेंगे और सुसज्जित ढंग से इसमें हम क्या करेंगे, उद्देश्यों की प्राप्ति करेंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट ब्लूम महोदय ने यानी कि शिक्षा का वर्गीकरण, तो इतना ज्ञानात्मक पक्ष के 6 पहलू को, भावात्मक पक्ष के 5 पहलू को और क्रियात्मक या मनोविश्लेषणात्मक पक्ष के ये 6 पहलू को अगर ध्यान दिया जाए तो एक निष्कर्ष निकलता है कि इन सारे पक्षों को हम क्या करेंगे, किसी एक मतलब कि बच्चों में नहीं समाहित करेंगे, ठीक है। किसी भी एक बच्चों में यानी कि शैक्षिक वर्गीकरण जो होता है वो क्या होता है, अलग अलग तरीके से होता है और बच्चे इन तीनों पक्षों को समन्वित करके अपने विभिन्न प्रकार के शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, तो उम्मीद है कि आप बी.एस. ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण को भली भांति समझ गए होंगे।